नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल पिछले वीडियो में हमने संधि प्रकरण को स्टार्ट किया था। रीड लेवल फर्स्ट सेकंड, भाषा फर्स्ट सेकंड, आप जो इस भी रूप में संस्कृत भाषा को लेते हैं उन दोनों भाषाओं में संधि प्रकरण है अपने कोर्स में। और यदि हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट, जेआरएफ, लेक्चरर कोई सी भी परीक्षा हम देते हैं तो वहाँ हमारे लिए संधि प्रकरण अति महत्वपूर्ण है। तो हमने सामान्य परिचय पढ़ा था संधि प्रकरण का। अब हम संधि के विशेष नियमों की तरफ चलते हैं। नियमों के पास में तो संधि के नियम, निकट होने के कारण दो वर्णों में कभी असुविधा से तो कभी शीघ्रता से परिणाम स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन कई प्रकार का होता है, जैसे कभी दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण बन जाता है, जैसे रमा में मात्रा किसकी है? आ की। और ईश, आ और ई मिलकर ए बन गया, तो ये क्या बन गया? रमेश बन गया। ए तथा ई के मेल से नया शब्द ए बन गया है। और कभी पूर्ण वर्ण में परिवर्तन होता है, इति प्लस आदि क्या बन गया? इत्यादि। इति के अंतिम वर्ण ई के आ परे होने पर क्या बन गया? यह हो गया है। और तीसरा है, कभी दूसरे वर्ण का लोप हो जाता है, वने प्लस अत्र, वनेत्र। ए प्लस ए का मेल होने पर क्या बन जाता है? ए का पूर्व रूप हो गया है। अतः कभी पहले वर्ण का लोप हो जाता है, जैसे प्र प्लस एजते, तो प्र इसमें क्या है? उपसर्ग है। प्र क्या है? उपसर्ग है। तो प्र प्लस एजते, प्र क्या बन गया? यहाँ पे उपसर्ग बन गया। ए प्लस ए का मेल होने पर ए का पररूप हो गया है। और कभी दोनों वर्णों के बीच एक नया वर्ण आ जाता है, जैसे गज प्लस छाया। तो जो जय है, तो जय तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन छः किसकी लाइन में आता है? जैसे छ, तो छ वर्ग है उसमें छ आता है, इसलिए क्या बन गया यहाँ क्या बनेगा? गज छाया। अर्थात ज और छ के बीच में नया वर्ण च आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम कभी किसी वर्ण को द्वित्व हो जाता है, जैसे पठन प्लस आलपति, पठनालपति, न को द्वित्व हो गया है। अतः व्याकरण में इसी तरह के परिवर्तनों को देखकर कुछ नियम निश्चित किए गए हैं, जिन्हें हम संधि के नियम कहते हैं। अर्थात दो शब्द मिलकर के एक शब्द कैसे बना, ए और आ के बाद में ई कैसे आया, और आ के साथ में ई था तो ए कैसे बन गया, डबल ई थी तो बड़ी ई कैसे बन गई। इन सभी को नियमानुसार यदि हम पढ़ते हैं तो वे ही संधि के नियम कहलाते हैं। तो जैसा कि मित्रों, यदि आपको मेरा समझाया हुआ संधि प्रकरण यदि आपको समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब देखो, नत्व तथा सत्व विधान। नत्व विधान, एक पद में रै शय के बाद न आए तो णत्व हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं? देखो, एक पद में रै और शय के बाद न आए तो क्या हो जाता है? ण हो जाता है, जैसे चतुर्णाम, पुष्णति, जीर्ण है इत्यादि। और यदि री के बाद न आए तो उसके स्थान पर भी अण आदेश हो जाता है, जैसे नृणाम, पितृणाम, चतस्त्रणाम आदि। री, रै, शय, न के बीच यदि कोई स्वर अथवा कैवर्ग, पैवर्ग तथा ह, य, व, र या अनुस्वार हो तो न के स्थान पर अण आदेश हो जाता है, जैसे राम की तृतीय विभक्ति के रूप है। मान लो राम के रूप हम बोलते हैं तो जिसमें मान लो तृतीय विभक्ति का एक वचन है तो रामेण आता है, अपन को पता है, और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में रामाणाम आता है। ठीक है। और इस क्यों आया रामेण? न की जगह अण क्यों आया? क्योंकि राम र है। ठीक है। देखो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, र, शय और री के बाद में यदि न आता है तो न के स्थान पर अण आदेश हो जाता है। जैसे मान लो हमने राम का रूप बोला राम है, ऐसे ही हम नृप के रूप बनाएंगे तो नृप में चूंकि क्या नहीं है? र नहीं है, इसलिए क्या बन जाएगा? नृपेन बनेगा। ठीक है। ऐसे ही ये देखो, मूर्खेण, गुरुणाम, रामाणाम, मूर्खाणाम, हरिणाम आदि, किंतु
दृढ़ेन रसेन अर्थेन रसानाम में न नहीं होता, क्योंकि र, री तथा न के बीच उपयुक्त अक्षरों के अतिरिक्त अक्षर आते हैं। पदांत में न का अणय हो जाता है, जैसे देवान, रामान, हरिण, गुरून आदि। शत्व विधान: ए और आ को छोड़कर शेष स्वर तथा ह, य, व, र और ल एवं कै वर्ग के में आने वाले अपदांत प्रत्यय और आदेश के स के स्थान पर श हो जाता है, जैसे रामेषु, हरिषु, सर्वेषां, मातृषु, वधूषु, चतुषु इत्यादि। यदि उपरोक्त वर्णों तथा स के माध्यम से अनुस्वार वर्ण और स का व्यवधान भी हो तो स के स्थान पर श आदेश हो जाता है, जैसे धनुषी, आयुषी, आशीषु, चक्षुषु, हविषी आदि। देखिए वापस पढ़ते हैं। रामेषु, हरिषु, सर्वेषां, मातृषु, वधूषु, चतुर्षु इत्यादि। देखो ये क्या कह रहा है, शत्व कब आता है? ए और आ को छोड़कर से स्वर है, य, व, र, ल और कै वर्ग के बाद आने वाले अबदांत प्रत्यय और आदेश के स के स्थान पर श आदेश हो जाता है। अब देखिए कैसे हुआ ये। उपरोक्त वर्णों तथा स के माध्यम से अनुस्वार, विसर्ग और स का व्यवधान भी हो तो भी स के स्थान पर श आदेश होता है, जैसे धनुषी, आयुषी, आशीषु, चक्षुषु, हविषी। तो ये षटकोण वाला स आदेश हो जाता है। अब देखिए स्वर संधि। संस्कृत भाषा में मैंने आपको बताया था कितनी संधियाँ थी? 3 संधियाँ थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले स्वर संधि का अध्ययन करेंगे, जिसमें अब हम सिस्टमेटिक और लाइन से चलेंगे तो अपन को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि के माध्यम से अन्य संधियां हमें अति आसानी से और जल्दी से समझ में आएंगी। जैसे देखिए दीर्घ संधि, ये देखिए इसका सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ। इसकी वृत्ति होगी अक सवर्ण अची परे दीर्घ एकादेश शांत है। देखो अक ऐसे कै तक के जितने भी वर्ण हैं वो अपने वर्ण के समान ही दीर्घ आदेश हो जाते हैं। जैसे देखिए अर्थात जब लघु या दीर्घ ए, ई, उ, री के बाद लघु ए, ई, री और री आते हैं तो इनके स्थान पर आ, ई, उ, री और री आदेश हो जाते हैं। तो अक में कौन कौन आता है? ए, ई, उ, री और री। और इनके समान वर्ण कौन है? ए, ई, उ, री और री। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? अक। देखो अक सवर्ण मतलब समान वर्ण, और दीर्घ का मतलब ए और ए है तो इनका दीर्घ कौन होगा? आ। अगर आ और ए होता तो भी इनका दीर्घ कौन होता? आ। ठीक है। यदि दोनों तरफ आ होता तो भी दीर्घ कौन होता? आ। ठीक इसी प्रकार से ई और ई है तो दीर्घ कौन हुआ? बड़ी ई। उ और उ है तो दीर्घ कौन हुआ? बड़ा उ। री और री है तो दीर्घ कौन हुई? बड़ी री। अब देखिए बड़ी री की मात्रा पहचान सकते हैं अपन आसानी से। देखिए ये यहाँ पर तो इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पर देखो 2 घुंडी घूमी हुई है। इसका मतलब क्या है? ये दीर्घ मात्रा है इसकी। और री का कोई दीर्घ आदेश नहीं होता। ये देखो वैसे तो 2 मात्राएं लगा दी इन्होंने, दीर्घ कर दिया, लेकिन री का कोई दीर्घ आदेश नहीं होता है। अब देखो जैसे ए और आ के बाद ए और आ हो तो क्या आदेश होता है? आ। अब विद्या, तो विद्या में क्या आया? आ और ए दोनों मिलकर क्या बना? विद्यार्थी। क्या बन गया? विद्यार्थी। असुर प्लस अरी, तो रै में से ए निकला और ये ए है ही, तो ए और ए मिलकर के आ बना, तो क्या बना? असुरारी। औषध प्लस आल्य, औषधालय। दैत्य प्लस अरी, दैत्यरी। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय।
देव प्लस आलय देवालय, कमल प्लस आकार कमलाकार, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ क्या बना परमार्थ, विद्या प्लस अभ्यास क्या बनेगा विद्याभ्यास, ज्ञान प्लस अर्जनम ज्ञानार्जनम, श्रद्धा प्लस अस्थि श्रद्धास्थि। और ऐसे ही यदि ई और बड़ी ई, फिर ई और बड़ी ई है तो क्या हो जाएगा बड़ी ई आदेश हो जाएगा, तो हरि में छोटी और ये बड़ी, छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी हो गया तो क्या बनेगा हरीश। कवि प्लस इंद्र कविंद्र, कपि प्लस इंद्र कपिंद्र, नदी प्लस इयम नदियम, श्री प्लस ईश श्रीश, कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर, मही प्लस इति महीति, पार्वती प्लस ईश पार्वतीश, कौमुदी प्लस इयम कौमुदियम, गौरी प्लस ईश गौरीश, मही प्लस इंद्र महेंद्र, लक्ष्मी प्लस ईश्वर लक्ष्मीश्वर, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। ऐसे ही ऊ और ऊ है तो क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। जैसे भानु प्लस उदय, तो देखो भानु में क्या है छोटा ऊ है, भानु में क्या है छोटा ऊ है, तो भानु में यदि छोटा ऊ है तो यहाँ भी छोटा ऊ है, देखो दोनों तब छोटे छोटे ऊ हैं, तो कुल मिला के क्या हो गया बड़ा ऊ करना है हमको, तो दीर्घ करना है। दीर्घ का मतलब क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है, और अपने समान अक्षर का बड़ा, ऐसे याद रख सकते हैं अपन कि समान अक्षर का बड़ा। ऐसे ही वधु प्लस उत्साह है तो क्या बन जाएगा वधु उत्साह, विष्णु प्लस उदय है तो विष्णुदय, वधु प्लस उल्लास है तो वधुल्लास, धेनु प्लस ऊर्धश्य है तो धेनुर्धश्य, लघु प्लस उत्तरम है तो लघुत्तरम, भू प्लस उदय है तो भूदय, चाटु प्लस उक्ति है तो चाटुक्ति, भू प्लस ऊर्ध्व है तो भूर्ध्व, लघु प्लस उर्मी है तो लघुर्मी, चामू प्लस ऊर्ज है तो चामूर्ज, भू प्लस ऊर्जा है तो भूर्जा। ऐसे ही री और री है तो बड़ी री आदेश हो जाएगी, जैसे क्री प्लस रीकार क्रीकार, होत्र प्लस रीकार होत्रकार, मात्र प्लस ऋणम मात्रणम, पितृ प्लस ऋणम पितृणम, पितृ प्लस रिद्धि पितृधि, कर्तृ प्लस रिद्धि कर्तृद्धि, उल्री है तो लरी आदेश हो जाता है, जैसे तवलृ प्लस लकार तो क्या बनेगा तवलकार। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास में दीर्घ संधि पूर्ण हुई, तो दीर्घ संधि को हमको क्या करना है, दीर्घ संधि को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए अपन देखो ए आई बोलते हैं, ये तो सबको पता ही है, तो ए आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री अपने यहाँ पे महेश्वरी सूत्र के अनुसार री भी अपने यहाँ पे स्वर में गिना गया है। तो हमको इनका बड़ा बनाना है, दोनों तरफ अगर समान अक्षर है तो हमें उस अक्षर का दीर्घ अक्षर बनाना है। तो नाम से ही क्या प्रतीत हो रहा है दीर्घ, और इसको याद रखने के लिए सूत्र याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अक सवर्णे दीर्घ, अक परे होने पर समान वर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। मैं आशा करती हूँ मित्रों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए संधि प्रकरण में दीर्घ संधि को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।